केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आक्सीकरण संख्या और आक्सीकरण अपचयन के समझने के उपरांत हम आक्सीकारक पदार्थ तथा अपचायक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। आक्सीकारक पदार्थ, इनको उपचायक पदार्थ भी कहते हैं, तथा अपचायक पदार्थ, इनका ज्ञान हमको तभी हो पाएगा जब हमें आक्सीकरण संख्या निकालनी आती हो और आक्सीकरण तथा अपचयन छांटना आता हो। मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देख करके आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीख लिया होगा तथा आक्सीकरण तथा अपचयन की धारणा आपको क्लियर होगी। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वह है आक्सीकारक पदार्थ, उपचायक तथा अपचायक पदार्थ। अंग्रेजी में इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सामने परिभाषा से आपको स्पष्ट हो जाएगा। पदार्थ जिसमें तत्व की आक्सीकरण संख्या में कमी होती है, आक्सीकारक पदार्थ उपचायक कहलाता है। आक्सीकरण संख्या में कमी अर्थात अपचयन। जिस तत्व का अपचयन होता है वह तत्व जिस पदार्थ के अंदर है वह पदार्थ आक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए एक समीकरण लिख रखी है। 4HCl + MnO2 = MnCl2 + 2H2O + Cl2। यहाँ Mn की आक्सीकरण संख्या प्लस के 4 है, क्योंकि O की आक्सीकरण संख्या माइनस के 2 होती है। इस प्रकार से हमने Mn की आक्सीकरण संख्या निकाल ली। दूसरी ओर Mn की आक्सीकरण संख्या प्लस के 2 है। यहाँ पर Mn की आक्सीकरण संख्या में कमी हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि Mn का अपचयन हो रहा है। Mn जिस पदार्थ के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि Mn जिस पदार्थ के अंदर है वह पदार्थ आक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। MnO2 आक्सीकारक या उपचायक पदार्थ कहलाएगा। अपचायक पदार्थ कौन से होते हैं? सामने परिभाषा से आपको स्पष्ट हो जाएगा। पदार्थ जिनमें तत्व की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। परिभाषा से आपको स्पष्ट है। आक्सीकरण संख्या में वृद्धि का अर्थ है आक्सीकरण, अर्थात जिस तत्व का आक्सीकरण होता होगा वह तत्व जिस पदार्थ के अंदर है वह पदार्थ अपचायक की भांति कार्य करेगा। इस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल हमने ले रखा है। 4HCl + MnO2 = MnCl2 + 2H2O + Cl2। यहाँ Cl की आक्सीकरण संख्या इस प्रकार से हमने ज्ञात की, -1। यहाँ पर Cl मुक्त अवस्था में है। आक्सीकरण संख्या के प्रथम नियम से हमको स्पष्ट है कि जब कोई यौगिक मुक्त अवस्था में होता है तब उसके तत्व की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। दोनों ओर हमने तुलना की, आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई अर्थात आक्सीकरण हो गया। जो तत्व आक्सीकृत हो रहा है जिस पदार्थ के अंदर है वह पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाएगा, अर्थात HCl अपचायक पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य करेगा। आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों की संकल्पना आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसे और उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक उदाहरण हमने सामने लिख रखा है। AlCl3 + 3K = Al + 3KCl। आपको मालूम है कि आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ छांटने के लिए पहले आक्सीकरण और अपचयन छांटना होता है, इसलिए हमने इस समीकरण को उचित प्रकार से लिख रखा है। उचित प्रकार से लिखना आपको आता है। किसी भी यौगिक के आगे जो अंक लिखे होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 3K 3 अंक छोड़ दिया, K लिख दिया। 3KCl 3 छोड़ दिया, KCl लिख दिया। अब प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे।
कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है, जैसे यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -1, यहाँ पर K मुक्त अवस्था में है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ Al मुक्त अवस्था में है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। K की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में +1, Cl की ऑक्सीकरण संख्या यौगिकों में -1। Al की ऑक्सीकरण संख्या हमने इस प्रकार से कैलकुलेट करके ज्ञात कर ली, +3 ऑक्सीकरण और अपचयन छांट लिया, +3 से घट करके ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, अपचयन हो गया। यहाँ पर K की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ करके 0 से +1 हो गई, ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन Al का हो रहा है, Al कौन से यौगिक में है? AlCl3 में, अतः ये है ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति कार्य करेगा, जबकि K का ऑक्सीकरण हो रहा है, K अपचायक पदार्थ की भांति कार्य करेगा। आइए एक अन्य उदाहरण की ओर चलते हैं। SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O। उचित प्रकार से लिख लिया, SO2 + 2H2S, ये 2 हटा दिया हमने, = 3S की जगह S लिख दिया, +2H2 की जगह O लिख दिया। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमने ज्ञात कर ली। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 आ गई, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 आ गई। ऑक्सीकरण और अपचयन छांट लिया, S की ऑक्सीकरण संख्या +4 से घट करके 0 हो गई, तो हम कह सकते हैं ये अपचयन। और यहाँ पर S की ऑक्सीकरण संख्या -2 से बढ़कर 0 हो गई, तो ये ऑक्सीकरण। इस प्रकार ऑक्सीकारक पदार्थ जिसमें कि अपचयन होता हो, अर्थात SO2, और अपचायक पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कि ऑक्सीकरण होता हो, अर्थात H2S होगा। आइए उदाहरण नंबर 3 की ओर चलते हैं। सामने एक समीकरण आप देख रहे होंगे, BaCl2 + Na2SO4 = VaSO4 + 2NaCl। इसको हमने उचित प्रकार से लिख लिया, BaCl2 + Na2SO4 = VaSO4 + 2 हटा दिया हमने यहाँ पर NaCl। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमने ज्ञात कर ली। जिसको मैं तुरंत लिख रहा हूँ वह तत्व यौगिकों में है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाली, Ba की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर दी, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 × 2 = 0, +2। वैसे भी ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। यहाँ पर S की ऑक्सीकरण संख्या निकाली हमने गुणा करके, कैलकुलेट करके, +6 आएगी। और यहाँ पर भी S की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करके निकालेंगे, +6 आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी तत्व का ना ऑक्सीकरण हो रहा है और ना ही अपचयन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ कोई नहीं है। आइए उदाहरण नंबर 4 की ओर चलते हैं। सामने एक समीकरण लिखी हुई है, 3I2 + 6NaOH = NaIO3 + 5NaI + 3H2O। इसको हमने उचित प्रकार से लिख दिया, 3 हटा दिया हमने, I2, 6 हटा दिया हमने, +NaOH = NaIO3 + 5 हटा दिया NaI + 3 हटा दिया H2O। जो तत्व हमको पता है इनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है, उनको हमने लिख दिया। जैसे Na फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, O की ऑक्सीकरण संख्या -2, H की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। I2 यहाँ पर मुक्त अवस्था में है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण संख्या +1, O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। लेकिन यहाँ पर I ऑक्सीजन के साथ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको कैलकुलेट करनी होगी। NaIO3 में Na की ऑक्सीकरण संख्या +1, I की I, O की -2 × 3, सरल कर लिया हमने, I की ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण संख्या +1, I की -1, H की +1, O की -2। ऑक्सीकरण छांटा, किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर जो है I की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि
हो गई, ये ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण जिस तत्व का होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अपचायक कहलाता है। तो यहाँ पर I2 अपचायक पदार्थ है। यदि हम यहाँ से यहाँ को देखते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने के फलस्वरूप अपचयन हो गया। तो यहाँ पर I2 ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति कार्य करेगा। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। NaH प्लस H2O इजिकल टू NaOH प्लस H2। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 ना हो करके -1 होगी। आपने नियम पढ़ा है, उसमें आपने जानते हैं कि जब हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड समूह के तत्वों के साथ होता है अर्थात हाइड्राइड्रो में होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 ना हो करके -1 होती है। Na की ऑक्सीकरण संख्या +1, H की +1 यहाँ पर होगी, O की -2, Na की +1, O की -2 ऑक्सीकरण संख्या निश्चित है सब कुछ। ये O हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पर मुक्त अवस्था में है इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। दोनों ओर हमने तुलना की, H की ऑक्सीकरण संख्या -1 से बढ़कर 0 हो गई। ऑक्सीकरण यहाँ पर H की ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर 0 हो गई। तो यहाँ पर ये अपचयन ऑक्सीकारक पदार्थ H2O अपचायक पदार्थ NaH। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। ये एक आयनिक समीकरण है, आयनों के रूप में हमने व्यक्त की है। 2Cu प्लस 4I इज इक्वल टू 2Cui प्लस I2। सही से लिखा हमने इस समीकरण को। ये वाले 2 हटा देंगे, Cu प्लस ये वाले 4 हटा देंगे, I इज इक्वल टू ये वाले 2 हटा करके Cui प्लस I2। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। इस प्रकार से Cu और I की ऑक्सीकरण संख्या हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। यौगिकों में I की ऑक्सीकरण संख्या -1 इसलिए Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 और I2 चूँकि यहाँ पे मुक्त अवस्था में है इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। आइए देखते हैं किसका ऑक्सीकरण हुआ। I इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह तत्व जिस पदार्थ के अंदर होता है वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। I- के एक आवेश अपचायक पदार्थ है। Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 से घट गई और +1 हो गई। अतः यहाँ पर ये अपचयन हुआ। अतः Cu प्लस के 2 आवेश ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति कार्य करेगा। आइए एक और आयनिक समीकरण का अध्ययन करते हैं। 2I प्लस H2O2 इज इक्वल टू 2OH प्लस I2। उचित प्रकार से इसको लिख लिया। I प्लस H2O2 इज इक्वल टू OH प्लस I2। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है -1। यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। चूँकि ये एक पेरोक्साइड है और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 ना होकर के -1 होती है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ पर -2, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या I2 की 0। आप इस सवाल को करिए और ऑक्सीकरण और अपचयन छांटिए तथा ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ छांट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। आपके ज्ञान को परखने के लिए सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, आप इनको कीजिए और इनको करने के बाद अपना नाम लिखकर
व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। इन सवालों को करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। जो तत्व मुक्त अवस्था में होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। सामान्यतया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन परऑक्साइडों में होता है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आप फिर दोनों ओर इनको कंपेयर कीजिए, किन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, किन की ऑक्सीकरण संख्या घटी, और फिर ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ छांटिए और इनको ग्रुप पे शेयर कीजिए। आइए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10HNO3 + I2 = 2HiO3 + 10NO2 + 4H2O। उचित प्रकार से हमने इस समीकरण को लिख लिया। उचित प्रकार से लिखने का तरीका, मेथड आपको आता है। आगे जो अंक लिखे होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं और प्रत्येक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ H की ऑक्सीकरण संख्या +1, O की ऑक्सीकरण संख्या -2, I2 मुक्त अवस्था में है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर H की ऑक्सीकरण संख्या +1, O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। I की ऑक्सीकरण संख्या -1 नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ClBrI जब ऑक्सीजन के साथ होते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 ना हो करके कोई धनात्मक संख्या होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम निकाल भी सकते हैं I की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। कैलकुलेशन हमने की, I की ऑक्सीकरण संख्या +5 आ जाएगी। N की ऑक्सीकरण संख्या, O की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होने पर पता चल जाएगी। O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, N की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार से +4, H की ऑक्सीकरण संख्या +1, O की ऑक्सीकरण संख्या -2। यहाँ पर हम N की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार से प्राप्त कर लेंगे, जो कि +5 आएगी। दोनों ओर तत्वों को कंपेयर करके आप ऑक्सीकरण और अपचयन छांटेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन छांटने के उपरांत ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ को ज्ञात कर लेंगे और ग्रुप में इसका फोटो शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज देंगे या फिर ग्रुप में उसको शेयर करेंगे। उस सवाल को करके मैं आपको बता दूंगा। ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ को समझने के उपरांत हमारा जो अगला विषय होगा वह होगा बैलेंसिंग इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनको हम समझेंगे, जो कि हमारे आगे की क्लासों में काम आएंगे। धन्यवाद।